मैं डॉक्टर राकेश पाठक, मैं दो प्रश्न एक साथ है क्योंकि वो एक इशू है और मैं अपने रिमार्क्स को पढ़ता रहता हूं और मेरा हरदम बार बार यह है कि आपका कोई और विचारधारा आप बिल्कुल कहिए, लेकिन मर्यादा, शब्दों की मर्यादा रखिए, भाषा की संयम रखिए। दो चीजों पे आपसे पूछना है। मोदी जी ने कल एक सरकारी कार्यक्रम में अंडमान में जो हो रहा था, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो मतलब प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, आप ये कौन सी भाषा एक सरकारी उसमें कर रहे थे? नंबर एक, मैं दो चीजें एक साथ आपसे पूछ रहा हूं। एक तो बंगाल में हिंसा पर बड़ा मोदी का कहना था कि वो बड़े आक्रोशित थे, तो मणिपुर वो बिल्कुल भूल जा रहे थे। मतलब ऐसा आदमी तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है कि जो मणिपुर पे बिल्कुल भूल के बंगाल बंगाल चिल्ला रहा हो। खैर, मैं एक तो आप इस पे जरा बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं प्रश्न हर एक से करूंगा कि ये जो इंडिया बना है ना, ये केवल चुनाव के बियॉन्ड भी है। ये कुछ केवल चुनाव नहीं है, ये केवल चुनाव जीत जाएंगे कौन पीएम बनेगा, ये उसके बियॉन्ड है। मैं एक चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं स्पेसिफिक, मेरे बहुत से दर्शकों का कहना है थोड़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क बता दीजिएगा, क्योंकि दो लोगों को क्या लगता है ना, जब जस्टिस कोलसे पाटिल उस ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो लोगों को लगता है वो ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद आज की तारीख में बहुत से सरकारी अफसरों के ऊपर भी है, दलित लोग, ये पैर छुआने का काम ब्राह्मणवाद प्रवृत्ति है, और ये सरकार के जितने अफसर हो गए ये सब पैर छुआने लगते हैं। ये एक तो इस पे कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि साहब वो ब्राह्मण, मुझे जरा एक दो नाम आप लोग सब लोग बताइए। शुक्ला जी तो पेशाब कर सकते हैं ट्राइबल के ऊपर, मुझे एक इंसिडेंट बता दीजिए जब किसी ट्राइबल ने शुक्ला जी के ऊपर पेशाब किया हो। अगर किसी के जानकारी में हो तो भाई बताएगा, हमारी भी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। भारत में आज की तारीख में शुक्ला जी पेशाब करके कैन गेट अवे विथ इट, और आज मुझे तो आज तक नहीं मिला कि किसी ट्राइबल ने किसी शुक्ला जी के ऊपर पेशाब किया हो। ये ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मणवाद की मानसिकता है। मैं इसलिए डॉक्टर राकेश आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी अपर कास्ट से हूं, एंड वी आर प्रिविलेज्ड, मुझे इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर राकेश जी। आनंद सर, बहुत विस्तार से आपने कई सारे सवाल पूछ लिए हैं, मैं क्रमशः सबके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मैं दुष्यंत कुमार को याद करना चाहता हूं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। सच्चाई यही आनंद जी, अभी जस्टिस पाटिल सर और आप प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर चिंतित थे। मैंने कल एक डिबेट में कहा था कि किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में कोई प्रधानमंत्री ऐसी स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करे तो अब समाज को चिंतित होने की जरूरत है, देश को चिंता करने की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता करनी चाहिए अब हम सबको। सबसे पहले मैं ब्राह्मणवाद वाले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर बाकी चीजों पर आऊंगा। आपने ठीक कहा, जन्मना ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, जो परिभाषा हमारे समाज की उस हिसाब से। लेकिन जो भी लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इस पटल पर व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि सारा पूरा सवाल इसको लेकर है, इसलिए दर्शकों तक ये संदेश भी जाना चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मैं निजी तौर पर धर्म और जाति की तमाम सारी बेड़ियां अपने निजी जीवन में तोड़ चुका हूं। मुझे जो लोग जानते हैं, कोरोना काल में जो कुछ मैंने किया था ग्वालियर हाईवे पर, उस रूप में मैं इंसानियत के सिपाही के रूप में भी मुझे लोग जानते हैं। मेरी धर्मपत्नी अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज से हैं और ईसाई हैं। मेरे अपने परिवार में तमाम सारे धर्मों के लोग हैं, मेरे पूरे खानदान में। इसके बावजूद ये प्रश्न जायज है कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण, इसमें फर्क क्या है? तो दरअसल में ब्राह्मण तो एक जन्मना एक जाति हो गई, आपने जिस जाति में जन्म लिया, और जब तक ये समाज जाति विहीन नहीं हो जाता तब तक हम सब लोगों को इस पहचान को स्वीकार करना होगा कि हमने जिस जाति में जन्म लिया, जन्म लेना हमारे बस में नहीं था, लेकिन जन्म लेने के बाद बौद्धिक चेतना के विकास के बाद हम
जाति के उस अहंकार से दूर हो जाएं, ये हमारे और आपके हाथ में है। अब ब्राह्मणवाद की बात, ब्राह्मणवाद दरअसल में जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मणवाद वास्तव में एक मानसिकता है, एक सोच है, एक विचार है, जिसमें कई सारी चीजें समाहित है। हर वो व्यक्ति जो दूसरे को अपने से हीन माने, हर वो व्यक्ति जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, हैसियत, आर्थिक आधार या अन्य किसी भी कारण से दूसरे को अपने से कमतर माने और खुद को बड़ा माने, उच्चतर माने, और इस आधार पर अपने लोक जीवन में, निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भेदभाव करे, ये ब्राह्मणवाद है। पाटिल साहब भी इसी भाव से कहते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। और इस समाज में ये ब्राह्मणवाद सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी तरह के समुदायों में व्याप्त है। जिसके पास थोड़ी सी सत्ता है, जिसके पास थोड़ा सा अधिकार है, जिसकी हैसियत समाज के तमाम तरीके के पैमानों पर दूसरों से ज्यादा है, वो ब्राह्मणवादी हो जाता है। उसका जब बस चलता है तब वो अपने से दूसरों को कमतर आंकता है, उनके साथ वैसा व्यवहार करता है। यह ब्राह्मणवाद अकेले सिर्फ शुक्ला, पाठक, शर्मा, तोमर, सिंह इत्यादि में नहीं है, यह किसी में भी हो सकता है। हम अगर समाज के भीतर तक झांक कर देखेंगे आनंद वर्धन सिंह जी, तो सिर्फ उच्च जाति, तथाकथित उच्च जातियां, हम तो उसको उच्च और निम्न मानते ही नहीं है, हमें इन शब्दों का इस्तेमाल भी करना ठीक नहीं लगता, लेकिन जो शासकीय परिभाषा में वर्गीकृत है उसमें आप देख लेंगे तो जब बहुत गहरे अंदर तक समाज में देखेंगे तो दलित समाज पर ओबीसी भी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के अत्याचार भी कम नहीं है। सिर्फ दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले सिर्फ ऊंची जातियों के लोग भी नहीं है। यह समाज का ताना बाना इतना जटिल है और इस पर लंबी बहस हो सकती है। फिलहाल मैं इसको यहीं विराम देना चाहता हूं कि ब्राह्मणवाद एक विचार है, एक सोच है, एक जीवन शैली है जो हर उस व्यक्ति में समाहित हो जाती है जो जरा सी सत्ता या हैसियत या किसी भी तरीके से दूसरों से बेहतर स्थिति में होता है, वो अपने लोक व्यवहार में ब्राह्मणवादी हो जाता है। मैं उसकी निंदा करता हूं। अब आपने बात की गठबंधन सरकारों की, आज का जो मूल विषय आपका मुझे लग रहा है, इस देश में आजादी के बाद से कोलसे पाटिल साहब ने नेहरू जी की सरकार का जिक्र किया, उसके बाद जितनी गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं उनमें से कौन सी एक पार्टी की सरकार रही? कौन व्यक्ति अपनी एक पार्टी के वोटों के दम पर प्रधानमंत्री बन गया? विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, एसडी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और स्वयं युगावतार माननीय नरेंद्र मोदी। उनकी अपनी पार्टी में 42, 38, 40 पार्टियों का समावेश है। कल के उनके भाषण पर आप मुझसे राय चाहते हैं। कल उन्होंने जो भी कुछ कहा उसमें कई चीजें आपत्तिजनक है। नंबर एक सरकारी कार्यक्रम है, अंडमान के एयरपोर्ट का लोकार्पण था, सरकारी आयोजन था, उसमें प्रधानमंत्री को दूसरे दलों के बारे में यह कहना कि दुकान लगी हुई है बेंगलोर में, सबसे पहली बात तो सरकारी कार्यक्रम में आपको राजनीतिक भाषणबाजी नहीं करना चाहिए। मुझे हालिया इतिहास के 10 सालों के यूपीए के कार्यकाल का एक भी ऐसा भाषण याद नहीं है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसी शासकीय आयोजन में भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के गठबंधन को गरियाया हो। तो पहली आपत्ति तो यह है कि सरकारी कार्यक्रम में उन्हें इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, एक लोकतांत्रिक समाज में विपक्षी दलों के उठने बैठने को, उनकी एकता को, उनके गठबंधन को, उनके चाय पार्टी करने को, उनके डिनर पर बैठने को अगर आप दुकान कह रहे हैं तो प्रकारांतर से ये अपशब्द आप अपने लिए भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। अर्थात आप 2014 और 2019 में जब गठबंधन दलों की बैठक कर रहे थे तब आप भी दुकान सजाकर बैठे थे। तीसरी बात, उन्होंने कहा यह कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। ऐसा कहते समय वे ये भूल जाते हैं कि हाल ही में उन्होंने कुछ घंटों पहले जैसे 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोपी बताया था, वो आज उनकी महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है। उसके पास वो वाला विभाग भी है, सहकारिता वाला, जिसका आरोप है उस व्यक्ति पर। तो ऐसे पाखंड को मैं अखंड पाखंड कहता हूं
और माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी इस युग की, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे पाखंडी और कथनी करनी में जमीन और आसमान का भेद रखने वाली पार्टी और विचारधारा है। आगे चलकर वोटों का क्या बंटवारा होगा, वोट कितने किसके पास जाएंगे, पिछले आंकड़ों पर आपने बात कही। निश्चित तौर पर कांग्रेस को 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। अन्य जो छोटे छोटे दल थे उनको 13 करोड़ मिले थे। तो कुल मिलाकर 25 करोड़ वोटों का कल जमघट था। लेकिन इस बीच में 2019 से अब तक गंगा में, यमुना में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत पानी बह गया है, यमुना में भी बहुत पानी बह गया है, दिल्ली तक पहुंच गया है। इसलिए वोटों की ये गिनती 2024 में ऐसी ही रहेगी या इससे बेहतर होगी या कमतर होगी, इसका आकलन करना फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों ने कल परसेप्शन की एक लड़ाई जीत ली है। नरेंद्र मोदी और उनका जो पूरा सोशल मीडिया का तंत्र है, वो जुमलेबाजी, एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म, इन सब चीजों में जो महारत हासिल किए था, उसको एक करारा जवाब इंडिया नाम का एक शॉर्ट फॉर्म बनाकर इस गठबंधन ने दिया है। और परसेप्शन की इस पहली लड़ाई को इस गठबंधन ने फिलहाल जीत लिया है। ये वोटों की लड़ाई नहीं है, परसेप्शन की लड़ाई है। आगे चलकर देखना होगा कि ये कब तक एक रह पाते हैं सारे लोग, चुनाव में किस तरह उतरते हैं। सीटों के बंटवारे की जब नौबत आएगी तो जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अपने अपने राज्य में वाकई में मजबूत हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या अन्य ऐसे दल, तब असली परीक्षा इस गठबंधन की होगी। आनंद जी, मुझे लगता है हम लगातार ऐसे विमर्श करते रहेंगे तो इसमें और चीजें निकलेंगी। फिलहाल मुझे लगता है मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अगर कुछ बाकी होगा तो दूसरे राउंड में। फिर से थैंक यू डॉक्टर साहब।